Hello and good afternoon to all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well and all of you are continuing your study on regular basis, right? So in our previous class, we have discussed this topic of chapter number 12, consumer protection, relief or remedies available to consumers on filing a complaint. अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करवाता है तो उसको क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, ये हमने कल डिस्कस किया था। एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा द बेसिक मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, विच मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ businessmen also. Then after we have discussed about the Consumer Protection Act, जो पहले 1986 हुआ करता था, but अब 2019 हो गया है। अमेंडमेंट होने के बाद 2019 का एक्ट हम पढ़ रहे हैं। Then we have discussed the various rights given to a consumer by Consumer Protection Act, then the various responsibilities of consumer that he need to fulfill while purchasing any commodity. Then we have discussed about some marks which are to be placed on products and then the reliefs and remedies available to consumer. Now, before starting the next part, we will discuss some questions which are to be answered according to the act. यानी ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपकी लैंग्वेज नहीं चलेगी, एक्ट की लैंग्वेज चलेगी, लीगल लैंग्वेज चलेगी। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आंसर करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास के अंदर। हैव अ लुक। सबसे पहले, हु इज अ कंज्यूमर? अगर मैं मेरी पर्सनल लैंग्वेज की बात करूं तो मुझे लगेगा कंज्यूमर इज एनी इंडिविजुअल हु परचेज सम कमोडिटी एंड यूज इट फॉर हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और मुझे लगेगा अरे वाह, मेरा ये आंसर तो बिल्कुल सही है। लेकिन नहीं, जब ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई के पेपर में पूछा जाएगा और आप अगर अपनी ये डेफिनेशन लेकर आएंगे तो आपको आपकी डेफिनेशन में कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपसे पूछना चाहते हैं द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एक्ट के अकॉर्डिंग आंसर होने वाले हैं। तो देखिए जरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है? Consumer is anyone who buys the goods or hires services for some value. कोई भी इंसान जो पैसा देके कोई कमोडिटी परचेज कर रहा है या कोई सर्विस हायर कर रहा है तो वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉप पे गई, मैंने किसी मूवी का सीडी परचेज कर लिया तो मैं उस सीडी की कंज्यूमर हूँ। या मैं सिनेमा हॉल में गई और मैंने एक टिकट की पिक्चर की टिकट परचेज कर ली तो भी मैं क्या हूँ? कंज्यूमर हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम गिविंग सम वैल्यू एंड आई एम hiring the service or purchasing the commodity against that value. Number two, any user of such good or beneficiary of service with the approval of buyer. मैं कोई चीज परचेज करके लेके आई, आपने मेरी परमिशन ली और आप उस कमोडिटी को यूज कर रहे हो तो आप भी कंज्यूमर हो। मैंने किसी सर्विस के लिए पेमेंट किया और आप मेरी पेमेंट की हुई सर्विस का मुझसे परमिशन लेके यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो आप भी कंज्यूमर हो। यानी सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सपोज 12th बिजनेस स्टडीज की पूनम गांधी की बुक आपके दोस्त ने परचेज की और आपकी बुक आप स्कूल में भूल आए स्कूल्स के बंद होने से पहले, तो आपने अपने फ्रेंड की बुक 2 डेज के लिए बोरो करी और फ्रेंड की बुक को बोरो करके उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आप भी कंज्यूमर हो। पर कब? जब आप उससे परमिशन लेके यूज कर रहे हो। आपने फ्रेंड के बैग में से बिना पूछे बुक ले ली कि ये कौन सा घर पे पड़ेगा, मैं तो पढ़ लूंगा, और फिर उस बुक को यूज करना शुरू कर दिया तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर तभी है जब परचेजर की परमिशन से यूज कर रहे हैं। आगे बात समझ में? नंबर टू, सपोज आपने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपके फ्रेंड ने लिया है, आपने उसकी आईडी लेके अमेजॉन प्राइम वीडियो अपने फोन में यूज करना शुरू किया तो आप सर्विस जिसने परचेज की है उसकी परमिशन से यूज कर रहे हैं तो आप उस सर्विस के कंज्यूमर बन गए। शो मी अ थम्स अप इफ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, that's great.
क्या बताया मैंने आपको कि आप कब एक कंज्यूमर बनेंगे, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है? नंबर वन, the one who is purchasing the commodity or hiring the services against some value. Number two, any beneficiary of the commodity or service who is using it with the approval of buyer. Number three देखिए थोड़ा सा different है. Anyone who uses the goods bought or services hired for earning livelihood by self-employment. एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. सपोज मिस्टर एक्स की लॉन्ड्री है और मिस्टर एक्स ने आयरन परचेज करके रखी है, ठीक है, बजाज की, और वॉशिंग मशीन्स परचेज करके रखी है एलजी की. अब वैसे तो मिस्टर एक्स कंज्यूमर नहीं होंगे आपके हिसाब से, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी है. आपको लग रहा है मिस्टर एक्स तो एक प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो बहुत सारे गुड्स वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस वॉशिंग मशीन और आयरन को यूज करके मिस्टर एक्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मिस्टर एक्स के लिए ये आयरन और ये वॉशिंग मशीन उसके कैपिटल गुड है, यानी कि उसकी असेट है. लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है भैया इकोनॉमिक्स को बीच में मत लाओ. आप तो बात करो बिजनेस स्टडीज के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग. अगर वो आयरन खराब हो जाती है या फिर अगर वो वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव निकलती है, तो मिस्टर एक्स भी एज अ कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स उस वॉशिंग मशीन को लेके आए ताकि वो उस मशीन को यूज करे और यूज करके सर्विसेज प्रोड्यूस करे. तो थर्ड पॉइंट कह रहा है अगर किसी भी इंडिविजुअल ने किसी भी असेट को परचेज किया है ताकि वो उस असेट से फर्दर कोई लाइवलीहुड अर्न कर सके, मनी अर्न कर सके, तो ऐसे में वो उस चीज का परचेजर है, और परचेजर है तो वो कंज्यूमर भी है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो यहाँ पे अपने दिमाग को साइड में रख के कंसेप्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है. कोई भी इंसान जिसने पैसा देके अपने लिए गुड्स या सर्विस खरीदे, या जिसने किसी और की परमिशन से उसके खरीदे हुए गुड्स और सर्विसेज यूज किए, या फिर जिसने मनी अर्न करने के लिए कोई चीज परचेज की, वो उसका कंज्यूमर कहलाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ये आता है बेटा सीबीएसई में 2 से 3 नंबर में, 3 मार्क्स में आता है काफी बार. अब 3 मार्क्स में बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंटली, जो कुछ बच्चे अभी क्लास में नहीं है, वो एज अ स्टूडेंट कंज्यूमर की वो वाली डेफिनेशन लेके आएंगे जो मैंने शुरू में बताई थी, और सीबीएसई देगा 00. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाला मीनिंग बताना है. आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट, when or under what circumstances can complaints be filed. ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. कब कंप्लेन फाइल हो सकती है? नंबर वन, कोई भी मैन्युफैक्चरर मेरे साथ चीटिंग करता है तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इसके रेस्पेक्ट में हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिफेक्टिव गुड्स अगर हमें सेल किए तो हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट, जो सर्विसेज हमने हायर की है उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. यानी दो बात तो आसान सी है. जो गुड्स हमने परचेज किए, इफ द गुड्स आर डिफेक्टिव देन वी कैन फाइल अ कंप्लेन. जो सर्विस हम ले रहे हैं वो सर्विस में डेफिशिएंसी है, देन आल्सो वी कैन फाइल अ कंप्लेन. और बची हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डाल दिया फ्रॉड के अंदर. फेक बिल बना के दे दिया, या फिर रिटर्न की गारंटी देके अब रिटर्न नहीं दे रहे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एश्योरेंस दी थी लेकिन अब अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, या ऐसी कोई भी तरीके की चीटिंग अगर वो आपके साथ कर रहे हैं, तो वो सारा आ जाएगा कैटेगरी नंबर 1 में. तो ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में आता है बोर्ड में. आसान सा क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Where can the complaints be filed, or which judicial machineries are available to deal with consumer grievances? अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है तो आप कहाँ कंप्लेन करवा सकते हो? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है टू लिसन टू योर कंप्लेन्स एंड टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम्स? तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन. ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर के बाद वाला टॉपिक है ये. ठीक है, तो ये वहां समझेंगे फिर यहाँ से रीडिंग करेंगे. आगे देखिए. Within what period can a complaint be filed? हमने कमोडिटी परचेज की
अगर नॉर्मल कमोडिटी है जिसमें कोई टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जब भी परचेज की उसकी 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप कंप्लेन करवा सकते हो। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे फूड आइटम्स या फिर मेडिसिन, उनके केस में आपको गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना पड़ता है। तो अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो विद इन 5 मंथ्स। जैसे सपोज मुझे किसी एक एक्स वेरिएबल से एलर्जी है, अब मैंने कोई मेडिसिन खरीदी और उस मेडिसिन में मेंशन नहीं था कि ये वेरिएबल प्रेजेंट है, उस मेडिसिन को कंज्यूम करने से मुझे इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हो गया, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला भाई इसमें एक्स वेरिएबल प्रेजेंट था जिससे आपको एलर्जी है, इस वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है। अब मैं वापस मेडिसिन सप्लायर के पास जाऊंगी, बट उससे पहले मैं चेक करवाऊंगी कि क्या रियलिटी में इस मेडिसिन में ये वेरिएबल है। तो मुझे गुड्स की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, मेडिसिन की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, तो उस केस में मुझे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। Within what period can complaint be filed? Within 3 months from purchase अगर टेस्टिंग नहीं रिक्वायर्ड तो, और 5 मंथ्स फ्रॉम परचेज अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो। आगे देखिए, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपके मन की कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी, आपको एज इट इज एक्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। क्या कह रहे हैं ये? Who are not considered as consumers under the Consumer Protection Act 2019, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कंज्यूमर की कैटेगरी में ही नहीं आते, जिनको हम कंज्यूमर ही नहीं कहते। तो देखिए कौन कौन ऐसे लोग हैं, समझते हैं जरा। नंबर 1, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। मैंने कोई कमोडिटी परचेज की रीसेल करने के लिए, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। ध्यान रखना, जो मैंने क्वेश्चन 1 में एग्जांपल दिया था उसमें मैं आयरन को रीसेल नहीं कर रही थी, मैं आयरन को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस कर रही, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही थी। तो अगर मैं आयरन रीसेल के लिए लेके आती हूँ, रीसेल के लिए, तो डेफिनेटली मुझे उस आयरन से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं करके देख रही, राइट। तो रीसेल पर्पज से अगर आप कोई कमोडिटी परचेज कर रहे हो तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। Number 2, the person who uses the goods without the approval of buyer. बिना दोस्त की परमिशन के उसकी बुक आप यूज कर रहे हो या उसका मोबाइल या उसकी बाइक, एनीथिंग आप यूज कर रहे हो, तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। बिना परमिशन के किसी की चीज को यूज करने वाले कौन होते हैं? चोर होते हैं, कंज्यूमर नहीं होते हैं। तो बिना अप्रूवल के आप यूज करोगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, सर्विस हायरर की बिना अप्रूवल के आप उसकी सर्विस को यूज करोगे तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। तो द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर, वो कंज्यूमर नहीं है। आई होप आपको 1, 2 और 3 समझ में आ गया होगा। नंबर 1, रीसेल के लिए खरीदा तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। नंबर 2, बिना बायर की परमिशन के कोई चीज यूज कर ली तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। नंबर 3, सर्विस के बिना, सर्विस जिसने मेन परचेज की है उसकी परमिशन के बिना आप सर्विस को यूज कर रहे हो तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। नंबर 4, बिना पेमेंट किए आपने कोई गुड्स खरीदे, खरीदे मतलब ऑब्टेन कर लिए, या तो उठा के भागे दुकान से या फिर ऐसा कुछ भी गिफ्ट में मिल गए आपको, तो गिफ्ट में मिले हैं तो परचेजर ने तो कंसिडरेशन दिया होगा, तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बिना पेमेंट किए कोई कमोडिटी ले ली, अब मैं उस कमोडिटी की कंज्यूमर नहीं हूँ। कौन हूँ? चोर हूँ। बिना पैसे दिए अगर वो कमोडिटी उठा के लेके आ रही हूँ तो, या किसी ने गिफ्ट करी है तो केस अलग हो जाता है। जो परचेजर है उसकी परमिशन से ही मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपने मुझे कोई चीज गिफ्ट की तो इसके लिए मैं पे नहीं कर रही हूँ, बट आप परचेजर हो, मैं आपकी परमिशन से ही यूज करूंगी। आपने मुझे गिफ्ट दिया है यानी आपने मुझे एक इम्प्लाइड परमिशन दे दी है टू यूज द कमोडिटी, तो वो डिफरेंट केस है। यहाँ तो केस क्या कह रहा है कि मैंने पेमेंट किया ही नहीं, ना पेमेंट करने वाले से परमिशन ली और किसी चीज को यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। और अगर सर्विस हायरर की परमिशन, सर्विस हायरर बिना पेमेंट किए कोई सर्विस यूज कर रहा है तो भी वो कंज्यूमर नहीं है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स को स्प्लिट करके उसका रिवर्स कर दिया है और बता दिया है हु ऑल आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स। शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर अप टू दिस पार्ट। क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया?
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन? कौन शिकायत कर सकता है? इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारी केस स्टडीज आती है, ध्यान रखिएगा। हु कैन फाइल अ कंप्लेन? केवल ये 5 पोर्शन वाले लोग जो है वो कंप्लेन करवा पाएंगे, इनके अलावा कोई भी कंप्लेन नहीं करवा सकता। नंबर 1, कोई भी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो या तो गुड्स खरीद के लाया या खरीदने वाले की परमिशन से यूज किए, तो एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट। नंबर 2, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी एनजीओ बनी हुई है, बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, अगर उसने अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। काफी बार गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी चीजों का कंज्यूमर है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो फाइल अ कंप्लेन। नेक्स्ट, one or more consumers on behalf of numerous consumers. सपोज कोई एक चीज किसी जगह से हम बहुत सारे लोगों ने परचेज की और हम सबके साथ ही चीटिंग हो गई, तो इन स्पाइट ऑफ मूविंग टू द कोर्ट, हम सारे मूव करें, उससे बेटर है 1 or 2 कंज्यूमर्स और 1 or 4 कंज्यूमर्स कैन मूव ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। जैसे अगर गोकुल धाम सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उन्होंने सबने एक साथ कोई चीज परचेज करी और वो चीज डिफेक्टिव आ गई, तो सभी लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाए, इससे बेटर है कोई 2 या 4 जने उन सभी के बिहाफ पे उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में चले जाएं। लास्ट वन, अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। अगर किसी कमोडिटी को यूज करने से किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है, तो उस कंज्यूमर का कोई भी लीगल रिश्तेदार कंप्लेन करवा सकता है। कोई चीज को यूज किया, अब जैसे कोई चार्जर था, बर्स्ट हो गया और उसमें जो पर्सन यूज कर रहा था उसकी डेथ हो गई, तो उसका कोई भी लीगल रिलेटिव उसके बिहाफ पे कंप्लेन करवा सकता है। अब आप मुझे बताइए, कैन अ रीसेलर फाइल अ कंप्लेन? काफी बार केस स्टडीज में आएगा ऐसा। रीसेलर, मिस्टर एक्स है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है? मिस्टर एक्स की एक मेडिकल शॉप है, ये क्या करते हैं, मेडिसिन परचेज करते हैं और फिर आगे सेल कर देते हैं। ये परचेज करेंगे मेडिसिन को और आगे सेल करेंगे, खुद नहीं बना रहे हैं। अब मिस्टर एक्स ने मेडिसिन सेल की मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई को नुकसान हो गया, इन्फेक्ट कर गई वो दवाई। अब इस केस में मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के पास गए और मिस्टर एक्स ने कहा चिंता मत करो, जिसने, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, मिस्टर एक्स ने कहा टेंशन मत लो भाई, जो मेडिसिन बना रहा है उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेन करूंगा। तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है नो, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो रीसेलर हो, आप तो कंज्यूमर हो ही नहीं। कंप्लेन मिस्टर वाई कर सकता है या कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, रीसेलर कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकता। तो आपको ये ध्यान में रखनी है सारी बातें। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट। सॉरी, अगेंस्ट whom कैन अ कंप्लेन बी फाइल? किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? कोई भी डीलर जिसने डिफेक्टिव गुड्स दिए हैं, यानी आप चाहो तो आप मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, अभी मिस्टर वाई चाहे तो एक्स के अगेंस्ट केस कर सकता है। सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर जिसने आपको डिफेक्टिव गुड्स दिए, या फिर प्रोवाइडर ऑफ सर्विस जिसकी सर्विस डेफिशिएंट है, इनके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। यानी जो भी इंसान मार्केट में डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विस की डीलिंग में जुड़ा हुआ है या प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए, टोटल 7 है, जिसमें से ये नंबर 3 अभी हमने नहीं पढ़ा है,
हमने पढ़े हैं इससे पहले वाले 6 क्वेश्चन, इसके पहले के 2 और बाद के 4। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अपने फेयर रजिस्टर्स में भी करने हैं। हु इज अ कंज्यूमर, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन कंप्लेन बी फाइल्ड, उसके बाद में विद इन व्हाट पीरियड कैन कंप्लेन बी फाइल्ड, फिर हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। अगर ये क्वेश्चन आता है, सारे पॉइंट लिखेंगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी पॉइंट स्किप हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि कौन कौन कंज्यूमर नहीं है, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन कौन नहीं होता है कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद में कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, अगेन आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। और किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, 2 ही लोगों के अगेंस्ट। हर वो इंसान जो डीलिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग कर रहा है डिफेक्टिव गुड या डिफेक्टिव सर्विस की। बस दैट्स इट। लास्ट टॉपिक बचा है आपके चैप्टर का, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में ये जो एनजीओ वाला टॉपिक है, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन जरूर करूंगी, अपडेटेड सिलेबस में ये नहीं है। तो ये जो रिड्रेसल एजेंसीज है, ये हम पढ़ेंगे मंडे को। अभी देखिए हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। ठीक है, वो जो एक टॉपिक है अभी हमने स्किप किया है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे मंडे की क्लास में, क्योंकि वो तीनों एक साथ समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अभी देखिए, काफी बार क्या होता है, कंज्यूमर खुद अपने लेवल पे कंप्लेन करवाने के केपेबल नहीं होता। उसको लगता है कि यार मैं कैसे कंप्लेन करवाऊं, मुझे तो प्रोसेस ही नहीं पता, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कैसे करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है, आप सेलर की गलती को इग्नोर मत करो, आपके लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, आप डायरेक्ट चले जाइए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास, रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास। वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे कंप्लेन करेगी। हमने पढ़ा था ना, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, सेकंड पॉइंट, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो वही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नाउ हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। पहले तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लेवल पे भी काम करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है और कुछ गवर्नमेंट की भी होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, in India, there are about 500 consumer organizations working for consumer protection. The most popular are, आपको कुछ नाम भी याद रखने पड़ेंगे, ये फुल फॉर्म्स आ सकती है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई में है ये। सिटीजन एक्शन ग्रुप, ये भी मुंबई की है। CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद की। कॉमन कॉज, न्यू दिल्ली की। एंड कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कट्स। ठीक है, ये एसोसिएशंस के क्या क्या काम है, ये कुछ कॉमन नाम दिए हुए, इसके अलावा भी बहुत सारी है। पहला काम, the first function is to educate the villagers and general public about their rights by organizing training programs, seminars, workshop, etc. लोगों को बताना कि उनके क्या क्या राइट है, लोगों को समझाना कि अगर वो एक कंज्यूमर है तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज और क्या क्या राइट्स है। ठीक है, क्योंकि सब लोग एजुकेटेड नहीं होते और कुछ लोग एजुकेटेड होके भी एजुकेटेड नहीं होते, है ना। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा ही नहीं होगा। और जिन लोगों ने पढ़ाई करी है वो भी शायद ध्यान से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो उनको भी याद नहीं होगा। तो लाइफ में आगे जब जरूरत पड़ेगी तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट, publishing periodicals and other publications to impart knowledge about consumer problems, relief available and other matters of interest. अलग अलग periodicals देना, क्योंकि सारे लोग ये वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये अलग अलग periodicals पब्लिश करेंगे ताकि कंज्यूमर्स को नॉलेज दी जा सके रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग द रिलीफ अवेलेबल एंड ऑल द अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट। जो जो बात उनके काम की है वो सारी बातें उनको बताई जा सके। आगे आ जाइए, थर्ड, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन accredited laboratories to test relative qualities of competing brand and publishing the test result for the benefit of consumer। अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना, उनकी क्वालिटी की कंपैरेटिव टेस्टिंग करना
और फिर कंज्यूमर्स के लिए वो टेस्टिंग रिपोर्ट्स पब्लिश कर देना कि कौन सा ब्रांड सबसे बढ़िया है, कौन सी कंपनी के गुड्स जो है वो वाकई में बढ़िया क्वालिटी के हैं। थर्ड पॉइंट समझ में आया? कंज्यूमर गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज है वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करके बताना कि कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी वाकई में बढ़िया है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, ताकि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए कंज्यूमर वो बढ़िया क्वालिटी वाला गुड ही परचेज करे। नेक्स्ट, encouraging the consumers to strongly protest and take an action against exploitative and unfair trade practices of seller। कंज्यूमर को एनकरेज करना, कंज्यूमर को समझाना कि अगर सेलर आपके साथ कोई भी चीटिंग करता है तो आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है, आपको उस सेलर के अगेंस्ट हो जाना है, आपको उस सेलर को कंप्लेन फाइल करवानी है उस सेलर के अगेंस्ट, और उस सेलर को सिखाना है कि सही प्रोडक्ट बेचना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, लीगल एडवाइस एक्सेट्रा इन सीकिंग लीगल रेमेडी। अगर किसी कंज्यूमर के साथ फिर भी चीटिंग हो गई है तो कंज्यूमर की लीगली हेल्प करना, कंज्यूमर को बताना कि कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर खुद फाइल नहीं कर सकते कंप्लेन तो उनके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल करना, और अगर वो खुद फाइल कर सकते हैं तो उनको लीगल एडवाइस देना। नेक्स्ट, वही वाला पॉइंट है, फिफ्थ को ही एक्सटेंड कर दिया। फाइलिंग कंप्लेन्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स खुद नहीं कंप्लेन कर पा रहे तो उनके बिहाफ पे कंप्लेन कर देना। नेक्स्ट, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स और जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। ये कह रहे हैं किसी एक इंसान पे फोकस करके कंप्लेन मत करवाओ, फोकस करो सभी लोगों पे, जनरल पब्लिक पे, सोशल इंटरेस्ट पे, कि भाई अगर किसी एक सेलर ने किसी एक के साथ चीटिंग की है तो डेफिनेटली वो सबके साथ करेगा। तो सबको बचाने के लिए आपको क्या करना है, इनिशिएटिव लेना है और कंप्लेंट फाइल करवानी है। नेक्स्ट, helping the government agencies to resolve cases of consumer exploitation and to carry on consumer awareness program। जो भी कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर्स की कंप्लेन आ रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना, वो जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के केसेस है उनको सॉल्व करने में कंज्यूमर की हेल्प करना, सॉरी गवर्नमेंट की हेल्प करना, और कंज्यूमर्स में अवेयरनेस स्प्रेड करना ताकि जो सोशल प्रॉब्लम है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की वो ओवरकम की जा सके। लास्ट, मोटिवेटिंग द कंज्यूमर्स टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI मार्क, एग मार्क एक्सेट्रा। लोगों को एनकरेज करना कि जब भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करो, बढ़िया क्वालिटी की चीजें खरीदो ताकि आपके साथ किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो। तो लोगों को एनकरेज करना कि whenever you are buying something just check the quality mark, और क्वालिटी मार्क चेक करने के बाद में ही प्रोडक्ट को परचेज करिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या करना है आपको इस टॉपिक में, सिंपल सा एनजीओ के कोई भी 4 नाम याद कर लेना और इनकी क्या क्या फंक्शंस है। एक तो कंज्यूमर को एजुकेट करना रिगार्डिंग देयर राइट, उनको अवेयर करना, उनको बताना कि सेलर का एक्सप्लॉइटेशन आपको नहीं फेस करना है, अगर वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आपको उनके अगेंस्ट कंप्लेन करवानी है। अगर कंज्यूमर कंप्लेन नहीं करवा रहा तो उसके लिए कंप्लेन करवाना और गवर्नमेंट की हेल्प और सपोर्ट करना, आसानी से हो जाएगा। देखिए ये एक केस स्टडी है जो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे कल, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन वाला। बस ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में आपका 12th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे लिए रिमेनिंग रहेंगे केवल 2 चैप्टर्स। हमने ऑलरेडी टर्म 2 के सिलेबस में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ लिया था और अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो फिर हमारा 9th और चैप्टर जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप यहाँ तक नोट्स बना के रखें और यहाँ तक के चैप्टर की लर्निंग करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।